नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। मैं आनंद कुमार पुरोहित आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है सक्षम में हमने चैप्टर को लिया था। इसकी पूरी जानकारी आपको क्या है सक्षम के बारे में जो पूरी जानकारी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक वीडियो भी मैंने बना रखा है इसके बारे में इंट्रोडक्शन का, तो वो भी आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे रखी है। तो वहाँ जाकर आप एडमिशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कीजिए अपना और साथ साथ सक्षम में पढ़ते रहिए। हमारा चैप्टर चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने समझा कि गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट क्या होता है, गार्नर गवर्नमेंट को क्या डिफाइन करता है, गार्नर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट के 3 हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। फिर उसके बाद हमने इसका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। फिर हमने समझा कि व्यवस्थापिका क्या होती है, लेजिस्लेचर क्या होता है, तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, इसके कौन से 2 लेवल है, संसद किसे कहते हैं, संसद का आर्टिकल भी याद किया 7, 9। फिर हमने लोकसभा को पढ़ा, फर्स्ट हाउस, लोअर हाउस इसे कहा जाता है। इसके मेंबर जो होते हैं वो 552 होते हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए होते हैं। इलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, इसकी टेन्योर कितना होता है, मीटिंग्स कैसी ली जाती है, इन सब के बारे में हम पढ़ा। हमने राज्यसभा को भी कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे अलग अलग पावर्स के बारे में। सबसे पहले अध्ययन करते हैं लेजिस्लेचर पावर्स कौन सी होती है इसकी। लेजिस्लेचर पावर यानी कि विधायी शक्तियाँ। तो पार्लियामेंट की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है कानून बनाना। क्या काम है जी? कानून बनाना। जो पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम है वो बच्चों क्या है? कानून बनाना। तो ये कानून कैसे बनाते? कानून के लिए इनके पास 3 प्रकार की लिस्ट होती है। ये 3 लिस्टें हैं, कुल 4 लिस्टें हैं बट मुख्य 3 लिस्टें हैं। उन 3 लिस्टों के अंदर है आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट। देखो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान से समझना बच्चों इसको। सबसे पहले बात करते हैं हम यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जिस पर आपके केंद्र सरकार काम कर सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जिसमें केंद्र सरकार काम कर सकती है। वहीं स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जिनमें राज्य सरकार काम कर सकती है। ध्यान रहे, कौन सरकार काम कर सकती है? राज्य सरकार काम कर सकती है। तो स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जिनमें केंद्र सरकार काम कर सकती है। यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जिनमें केंद्र सरकार काम कर सकती है। वहीं स्टेट लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जिनमें राज्य सरकार काम कर सकती है। वहीं कॉन्करेंट लिस्ट में वो मुद्दे होते हैं जिनमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों काम कर सकती है, उसे हम बोलते हैं आपके कॉन्करेंट लिस्ट। फिर कुछ शक्तियां, इस प्रकार हमारी शक्तियों का विभाजन 3 मुख्य लिस्टों के अंदर होता है, लेकिन कुछ शक्तियां जो है वो इन शक्तियों के विभाजन के बाद आई थी, जैसे कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के जो सिस्टम है और जो शक्तियां बच गई, जो काम बच गए, उनको डाल दिया जाता है रेजिडुअल लिस्ट के अंदर। अब इनके उदाहरण देता हूं, आप सब समझोगे इसको। देखो अब समझो, जैसे भारत को किसी दूसरे देश के साथ कोई संधि करनी है, ठीक है ना, या फिर भारत जो है वो किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर रहा है, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है, तो वो यूनियन लिस्ट में होगी। स्टेट लिस्ट में क्या होता है? स्टेट लिस्ट में होते हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो कि केवल स्टेट के पास होते हैं, जैसे पुलिस है ना, केंद्रीय पुलिस जो होती है, बट पुलिस का जो मुद्दा है वो स्टेट लिस्ट के बाद, राजस्थान पुलिस, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, पुलिस सबकी अलग अलग होती है। तो जो पुलिस वाला मुद्दा है वो किसके पास है? वो है स्टेट लिस्ट के अंदर। फिर तीसरे आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है जी? तो कॉन्करेंट लिस्ट में बच्चों है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो किस में आएगी? आपके कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आएगी।
तो आपको समझ में आ रही है ना सारी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। शिक्षा कॉन्क्रीट लिस्ट में अब देख लीजिए आप कैसे, आरबीएसई बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है ना, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। राजस्थान बोर्ड की अपनी एजुकेशन सिस्टम है, सेंट्रल बोर्ड का अपना एजुकेशन सिस्टम है, तो शिक्षा जो है वो कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर आती है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम वापस समझते हैं। यूनियन लिस्ट की पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लिस्ट की सारी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। कॉन्क्रीट लिस्ट की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। और जो रेजिडुअल यानी बची कुची जो अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं इनको, इन्हें बोला जाता है बच्चों अवशिष्ट शक्तियां। जो मेरे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो इसमें साथ में उतना ध्यान रखें। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो आती है आपके रेजिडुअल लिस्ट के अंदर। बट एक और चीज, बट इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर किसी भी प्रकार का विवाद हो जाता है, किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है, द लॉज फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल, यानी कि जो कानून स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसी को मानना होगा। अगर किसी मुद्दे को लेकर, कॉन्क्रीट लिस्ट के किसी मुद्दे को लेकर, रेजिडुअल लिस्ट के किसी मुद्दे को लेकर, स्टेट गवर्नमेंट के किसी मुद्दे को लेकर अगर केंद्र सरकार को ये लगता है, अगर पार्लियामेंट को ये लगता है कि ये गलत है, तो पार्लियामेंट जो है उस पर कानून बना सकती है और उसके द्वारा बनाया गया कानून ही अंतिम रूप से मान्य होता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब बढ़ते हैं आगे। पावर्स ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी पार्लियामेंट के पास एक महत्वपूर्ण अधिकार और होता है बच्चों, वो है आपके अमेंडमेंट करने का। यानी ये अमेंडमेंट यानी होता है संशोधन। हमारा जो संविधान है ना, वो संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है, ना ही ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि ईजी है कि हर कोई झट से चेंज कर लेगा। ये फ्लेक्चुअल बना रखा है इसको, समय समय पर आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये चेंजेस कौन करेगा? तो ये चेंजेस करेगी पार्लियामेंट। एनी रिजोल्यूशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। केवल उसको पार्लियामेंट में ही प्रेजेंट किया जा सकता है, ये ध्यान रहे। अब अमेंडमेंट हो गए दो टाइप के बच्चों, समझना। दो टाइप के अमेंडमेंट होते हैं। एक होता है आपके सिंपल, मतलब कोई स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी प्रकार की कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ है ना, वो सिंपल होता है। उसमें क्या करना है, लोकसभा में बिल गया, 2/3 से पास हुआ। 2/3 का मतलब जितने सदस्य है उसमें से 2/3 गए हाँ हम साथ है, तो उस स्थिति में पास। फिर गया राज्यसभा में, वहाँ पर भी 2/3 में पास, तो बिल मान लिया जाएगा पास। लेकिन कुछ स्पेशल मुद्दे होते हैं, उस स्पेशल मुद्दों में केंद्र सरकार अकेली भागीदार नहीं होती, पूरा देश भागीदार होता है। तो वहाँ पर लोकसभा में 2/3 से, फिर राज्यसभा में 2/3 से, फिर साथ ही साथ आधी से ज़्यादा लेजिस्लेचर, आधी से ज़्यादा विधानसभाएं जब उसकर कहे कि यस ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये पास है, तो बिल क्या होता है, पास होता है। अब आपके दिमाग में ये प्रक्रिया आ गई, भैया इस तरह तो भारत की कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। बिल्कुल लंबी है, लेकिन लंबी होने के साथ साथ इसका एक गुण और भी है, वो है कि ये ऐसा कानून बनाती है जो सभी के लिए उचित होता है, जो सभी के लिए सही होता है। तो लंबी कानून प्रक्रिया, लंबी न्यायिक प्रक्रिया होने के बावजूद भी हमारे पास ये साधन है कि हमारे द्वारा जो दिए गए जो न्याय है, हमारे द्वारा बनाए गए जो कानून है, वो जनहित के हेतु होते हैं। अब बात करते हैं पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर के ऊपर। देश के अंदर फाइनेंशियल पावर यानी वित्तीय शक्तियाँ, देश में जितने भी वित्तीय काम होने हैं, जितना भी पैसा लगना है, वो सारा का सारा पैसा लगता है बजट के हिसाब से, ठीक है ना। बजट, BUDGET, बजट, बुगेट या बजट इसे कहा जाता है, ठीक है। ये बुगेट शब्द है, उससे मिलकर बनाया ब्रिटेन का। मैंने एक बजट का वीडियो पूरा बना रखा है, आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे वो भी वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप बजट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो बजट जो है ये लेकर आते हैं हमारे वित्तीय मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर। वित्तीय मंत्री जी जो है वो लेकर आते हैं, एक ठेले के अंदर बजट लेके आते हैं। लेकिन ये परंपरा
मुख्यतः परंपरा थी जी, एक अंग्रेजों द्वारा दी गई कि भैया थैले, एक लाल कलर का चमड़े का थैला होता है, उसके अंदर बजट लाया जाता है और बजट का वास्तविक मतलब होता है एनुअल बजट होता है, यानी कि यहाँ पर पूरे साल भर में हम कहाँ कैसे किस पर कैसे खर्च करने वाले हैं, कितना पैसा सहायता कोष में रखेंगे, कितना पैसा कहाँ रहेगा, उसका पूरा लेखा जोखा होता है, वो बजट में होता है। ये पास बाई लोकसभा, ये लोकसभा से पास होता है, ठीक है ना, लोकसभा में इसको पास करना होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रहे। पार्लियामेंट हैज़ फुल कंट्रोल अपॉन द नेशनल वेल्थ, पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल है राष्ट्र की संपत्ति पर। तो ये है इसकी फाइनेंशियल पावर। बिल का नाम बता दो, बिल मनी बिल होता है। मनी बिल को याद करना बहुत आसान है, एमओ लिखो या ये इरेजर से ऐसे काट दो, क्या हो गया 110 ये आर्टिकल 110 110 नंबर आर्टिकल है, याद हो गया आर्टिकल। मैं सारे आर्टिकल याद करा दूंगा आपको बच्चों। आर्टिकल में कि आप कहोगे भैया सारे आर्टिकल मैं जो है आपको एकदम ट्रिक से याद कराने वाला हूँ, जिससे कोई आपको कभी भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है ना। फिर आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन पावर, यानी कि प्रशासनिक शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्तियाँ आपकी प्रशासनिक शक्तियाँ क्या है जी, पूरी की पूरी जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरी की पूरी जो एग्जीक्यूटिव है, यानी पूरी की पूरी जो कार्यपालिका है, ये आंसरेबल किसको है, पार्लियामेंट को। यानी प्रधानमंत्री को अपने द्वारा लिए गए हर फैसले का, प्रधानमंत्री उसकी कैबिनेट द्वारा लिए गए हर प्रकार के निर्णय के ऊपर बातचीत जो है वो पार्लियामेंट में होगी। ये इसकी आपके प्रशासनिक पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। फिर अगला आता है पावर्स एसोसिएट विद द इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड पावर क्या क्या है इनके पास, तो यहाँ आपको 2 आर्टिकल भी साथ में याद करना है। तो यहाँ पर इलेक्शन होता है 2 टाइप के जी, 2 टाइप के इलेक्शन होता है। एक तो होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एक होता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जिसमें जो है आपके पूरी पार्लियामेंट भाग लेती है। तो आर्टिकल इसमें आपको याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल कैसे याद करें, तो देखो इस तरीके से याद करो कि हमारे राष्ट्रपति जी जो है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार भाई साहब थे। ये भाई साहब क्या है, चले अपने घर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए साइकिल पर, है ना। बट रास्ते में क्या हो गई, साइकिल हो गई पंचर। क्या हो गई बच्चों, याद करेंगे, पंचर। साइकिल क्या हो गई, पंचर हो गई, साइकिल हो गई पंचर। तो पंचर शब्द से आपको याद हो जाएगा 5 और 4। अरे यार याद हो गई, राष्ट्रपति जी चले साइकिल पर, रास्ते में साइकिल हो गई पंचर, तो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 4 पंचर। अब पंचर हो गई आर्टिकल, मतलब पंचर हो गई साइकिल, तो साइकिल पंचर हो गई, तो जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाए। तभी पास में किसी दुकान में बैठकर जब तक साइकिल वाला पंचर निकाल रहा था, तो राष्ट्रपति जी ने पी छाछ। अब राष्ट्रपति है, कुछ छोटे कैडर से तो नहीं पिएगा, क्या पी, छाछ। छाछ से याद कर लेना, छाछ यानी 66, यानी 6 आर्टिकल 6 जो है वो है रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मिसलेनियस पावर, और पावर क्या है इनके पास। तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। इन दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस से 2/3 और 2/3 से पास होकर इम्पीचमेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिसका हिंदी में नाम है महाभियोग। ये महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए, न्यायाधीश को हटाने के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है। किसको हटाया जा सकता है इसमें, प्रेसिडेंट जी को हटाया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज आदि को भी इससे रिमूव किया जा सकता है। तो ये पावर, इनको रिमूव करने की पावर भी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। बट वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो उसके लिए जो रिसोल्यूशन जो है वो कौन लेकर आएगी, उसके लिए बिल कौन पास करवाएगी, राज्यसभा लेकर। बाद में वो लोकसभा में पास होगा, लेकिन पहले राज्यसभा के पास आएगा, ठीक है ना। बाकी तो पहले लोकसभा के पास चला गया, फिर राज्यसभा के पास जाता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए अगर उनको हटाना है तो वो राज्यसभा से पास होकर फिर लोकसभा में आता है। दूसरी पावर क्या है, दूसरी पावर है
हमारे जो राष्ट्रपति जी है वो डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी, कर सकते हैं। हम जानते हैं 3 आर्टिकल है, मैं आपको तीनों आर्टिकल भी याद कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं, जब राष्ट्रपति आएगा तब। तो राष्ट्रपति जी जो है उनके पास कुछ शक्ति होती है जिसके कारण उनको लगे कि देश में बड़ी समस्या है तो वो आपातकाल लागू कर देते हैं, इमरजेंसी लागू कर देते हैं। बट इस इमरजेंसी में पार्लियामेंट की क्या भूमिका होती है? इट इज़ अ नेसेसरी टू टेक परमिशन ऑफ द बोथ हाउसेज। ये इमरजेंसी लगाने के लिए प्रेसिडेंट भाई साहब को जो है, राष्ट्रपति जी को जो है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब प्रश्न दूसरा उठता है कि अगर जिस समय इमरजेंसी लगानी है उस समय ना तो लोकसभा लग रही है ना राज्यसभा लग रही है, तब क्या किया जाए? तब राष्ट्रपति जी इमरजेंसी लगा तो सकते हैं, बट उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर ये काम करना पड़ेगा कि वो दोनों से पास करवाए। साथ ही साथ अगर वे चाहते हैं कि भाई इमरजेंसी का काल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इमरजेंसी को और बढ़ाया जाए, उसमें और इम्प्लीमेंट किया जाए, तो साथ ही साथ इन्हें 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है आपातकाल को, लेकिन दोनों हाउसेज से कंसल्ट करने के बाद, दोनों हाउसेज के बात करने के बाद ही। तो आज हमने बच्चों पढ़ा है कि पार्लियामेंट की क्या क्या पावर है, पार्लियामेंट की क्या क्या फंक्शन है। आशा करता हूँ आपको सारे फंक्शन, सारे चीज़ें समझ में आई होगी। कल की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के क्या क्या फंक्शन है। ठीक है जी, तो वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने अधिक से अधिक दोस्तों को सक्षम में इनवाइट कीजिए, सक्षम की क्लासें लीजिए, उन्हें वीडियो को फैलाइए, क्योंकि जितना आप फैलाएंगे, जितना आप लाइक करेंगे ना, उतना मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं लगातार वीडियोस आपके लिए उपलब्ध करवाता रहूँगा। मैं कह रहा हूँ ना, सक्षम आपको केवल वीडियो नहीं देने वाला, मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा। मैं आपको साथ साथ में ये सारे PDF नोट्स भी उपलब्ध करवाऊँगा। उसके अलावा आपकी सारी डाउट सॉल्व भी करूँगा, यानी बहुत कुछ देने वाला हूँ। अभी SST में चल रही है और भी आगे सब्जेक्ट्स में लेके चलेंगे, लेकिन पहले सफलता SST की आपके हाथ में है। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।